माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्केमिस्ट कोचिंग एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। एस एन टी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स। इस ग्रुप में हम ग्रुप सेकेंड ए को जानेंगे, इसमें कौन से एलिमेंट है उनको जानेंगे, उनके सीक्वेंस को जानेंगे और साथ में हम ग्रुप सेकेंड ए के एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। तो टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स, ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे हम। ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास सेकंड नंबर कॉलम है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से जो हमारे पास सेकंड नंबर कॉलम है, जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पास, उसको हम ग्रुप सेकंड ए भी कह सकते हैं और उसको ग्रुप 2 भी कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर हम सब ग्रुप में इनको शुमार कर ले तो ये हमारे पास फिर सब ग्रुप ए में आता है, सब ग्रुप ए में, और सब ग्रुप ए में भी इसका सेकंड नंबर कॉलम है। इसी तरह जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके हमारे पास पेयर S1 और S2 ब्लॉक ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और पी में हमारे पास पेयर थर्ड से लेके 8 तक। तो ये सारे हमारे पास मिलके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं, या हम इसको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। जो कि हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स है, ये हमारे पास डिफरेंट वैलेंसी मोस्ट ऑफ द केसेस शो नहीं करते, तो इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसी तरह सब ग्रुप ए या अल्कलाइन अर्थ मेटल या ग्रुप सेकंड ए की जो एलिमेंट है, ये भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इसमें हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 है, तो आपने फिर मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर को फाइंड करने के लिए इसके साथ 8 जमा करके ये 12 आ जाएगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। फिर 8 प्लस करके कैल्शियम का 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 18 प्लस करके हमारे पास स्ट्रोंशियम का 38 आ जाएगा, 18 प्लस करके बेरियम का 56 और फिर 32 प्लस करके यहाँ पे हमारे पास रेडियम का 88 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इन ही एलिमेंट पे हमारे पास ग्रुप सेकंड ए मुश्तमिल है। ये हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है फर्स्ट ए ग्रुप से, मतलब ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, इलेक्ट्रॉन देते हैं लेकिन जिस तरह फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन देते हैं उससे थोड़ा कम कैपेसिटी से ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ज्यादा आसानी से नहीं देते जिस तरह हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के देते हैं। लेस रिएक्टिव देन फर्स्ट ए ग्रुप, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ये इन ग्रुप वाले एलिमेंट, उतनी हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी। तो इनके जो एलिमेंट है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, इस वजह से हमारे पास इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी लो है और इनकी रिएक्टिविटी भी लो है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इनका देख लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है in s2। तो इन से यहाँ पे हम मुराद लेंगे डिफरेंट पीरियड में 1 2 3 4 5 6 जो तब्दील रहता है, वो इन हम मुराद लेंगे यहाँ पे। और इस जो होगा वो तमाम में सेम होगा, और उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी तमाम एलिमेंट में सेम होंगे। तो इस टू सब में सेम होगा, सिर्फ ये इन नंबर चेंज होता रहेगा। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम देखते हैं ना, तो बेरिलियम में हमारे पास 2s2 है, मैग्नीशियम में हमारे पास 3s2, इस तरह कैल्शियम में हमारे पास 4s2, इस तरह 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पे ये इन चेंज होता रहेगा, लेकिन इस टू तमाम में क्या है, सेम है। इसके आउटरमोस्ट शेल में अगर हम देख ले तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, इस वजह से हम इनको डाइवेलेंट भी कहते हैं, यानी 2 वैलेंसी वाले हमारे पास इनके एटम होते हैं। और दे फॉर्म डाइकेटायनिक आयन। जब इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक को लूज करने से हमारे पास इन पे +1 और दूसरे को लूज करने से हमारे पास इन पे फिर +1 इन पे हमारे पास +2 या 2 प्लस आ जाते हैं, 2 प्लस आ जाते हैं। हम इनको +2 भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब 2 पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, इसको हम डबल पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो डबल पॉजिटिव की शक्ल में अगर कोई एलिमेंट का एटम मौजूद होगा तो इसको हम कहते हैं डाइकेटायनिक आयन, मतलब 2 प्लस इस पे चार्ज है, साथ में इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। They lose electrons to form m+2 and attain stable state। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से स्टेबल नहीं बनते, याद रखिए। फर्स्ट ए ग्रुप जो है, फर्स्ट ए ग्रुप, ये ऑक्टेट या डुप्लेट गेन करते हैं जब इनसे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, लेकिन ये तब स्टेबल होंगे जब इनसे आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हमारे पास डुप्लेट स्टेट गेन करेगा, जिस तरह बेरिलियम डुप्लेट स्टेट गेन करता है। और बाकी हमारे पास जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके लूज करके हमारे पास ऑक्टेट स्टेट गेन करता है। साथ में ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट को, या हमारे पास सेकंड कॉलम वाले जो एलिमेंट है, इनको नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ए को अल्कली मेटल, फर्स्ट ए को हमने कहा था अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, लेकिन सेकंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, मजीद पढ़ते हैं। जो हमारे पास साइज ऑफ एटम्स है, साइज ऑफ एटम, वो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की जो एटम है इनका साइज बड़ा होता है ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट के एटम से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ओवरऑल फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के एटम की बड़ी होती है, कम होती है, और सेकंड ए ग्रुप
के जो एलिमेंट है इनके एटम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस तरह हम पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो सेकंड ए ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी है, हाई है फर्स्ट ए से। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ए ग्रुप की हाई है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के इंडिविजुअल एटम से। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम देख ले तो हमारे पास इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो अपरेंट चार्ज होगा इनपे, तो हमारे पास +2 होगा। मतलब ये कि सेकंड ए ग्रुप के जितने भी हमारे पास मेटल है, मेटल्स, ये सारे हमारे पास मेटल्स भी है, इन पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो +2 होगा और इसको हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी +2 होगा। इसी तरह इनके जो हमारे पास ऑक्साइड होते हैं या जो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, मतलब कि अगर हम इनको इस तरह लिख लें मेटल ऑक्साइड, मेटल की जगह आप ग्रुप सेकंड एक एलिमेंट यहां पे लगा सकते हो, और हमारे पास जो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे हर एक एलिमेंट आ सकता है ग्रुप सेकंड ए का। तो जो ऑक्साइड होते हैं या जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट के, तो हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन में अगर हम इनको डिसॉल्व कर ले तो ये भी हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, हमें एक बेसिक सोल्यूशन बना देता है। इस वजह से इसको भी हम कहते हैं अल्कलाइन, इस वजह से इनका नाम भी अल्कलाइन पड़ता है, अल्कलाइन, क्योंकि ये भी हमारे पास बेसिक सोल्यूशन बना सकते हैं। अच्छा, इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है हमारे पास, एक ट्रिक के तौर पे आप इसको समझ सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम से मिलकर बिल्जियम, यहाँ पे हमारे पास बी बिल और एम में जी है तो जियम, तो बिल्जियम इन BEMG से मिलकर हमारे पास बेल्जियम बन गया। बेल्जियम एक कंट्री है। CA से बनता है हमारे पास का, तो बेल्जियम का। SR सर, BA बा, RA रा, सरबरा, तो सरबरा, बेल्जियम का सरबरा, बेल्जियम का सरबरा। तो आप इस किस्म के नमूने से इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बार बार पढ़ने से ये खुद जो है ना मेमोराइज हो सकता है। अब आते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट, जो कि हमारे पास एटॉमिक लेवल पे हमारे पास एटमों की प्रॉपर्टीज होती है और इनकी वजह से हमारे पास इंटरेक्शन इनके दरमियान में उन पे असरअंदाज होता है, उनकी रिएक्टिविटी पे असरअंदाज होता है ये प्रॉपर्टी, और उनके हमारे पास बॉन्डिंग पे असर डालते हैं ये प्रॉपर्टी। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरतीब, न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में, उनमें सब शेल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, और फिर मजीद उनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को तरतीब के साथ रखना, ऑफ-द प्रिंसिपल की बुनियाद पे, होल्स रूल की बुनियाद पे, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बुनियाद पे। तो इनकी बुनियाद पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को शेल, सबशेल और ऑर्बिटल में तरतीब से रखेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कह सकते हैं। तो बेरिलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1:2, 2:2। जो भी बाद में सबशेल आएगा वो पहले वाले से ज्यादा एनर्जेटिक होगा और उसको हम लास्ट में फिल करेंगे। ये है हमारे पास ऑफ-द प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ पे देख लें तो 1:2 हमारे पास हीलियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी है, क्योंकि हीलियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 रखता है, तो इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1:2। तो इस 1:2 की जगह मैं यहाँ पे हीलियम भी रख सकता हूँ, हीलियम। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जो कोर होगा, स्टेबल कोर, या जो हमारे पास इनका इनर शेल होगा वो हीलियम कोर होगा, हीलियम। और हीलियम के साथ मजीद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फर्स्ट शेल हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन वो आ जाते हैं यहाँ पे, और सेकंड शेल जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाते हैं बेरिलियम में। इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके हम यहाँ पे Be+2 बना सकते हैं। इसी तरह 4 के साथ 8 को 8 करके 12 हम बना सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास होगी 1:2, 2:2, 2p6, जो कि हमारे पास नियॉन के बराबर है। तो उसकी जगह हम नियॉन कोर लगाते हैं, नियॉन कोर जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, वो लगा देंगे, और मजीद यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और उस 2 इलेक्ट्रॉन को हम 3s सबशेल में फिल कर लेंगे। इसी तरह 8 को फिल कर ले, जमा कर ले, फिर 18 को जमा कर ले, फिर 18 को, फिर 32 को जमा कर ले, हमारे पास हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर हमारे पास प्रोटॉन की तादाद बताता है, प्रोटॉन। तो इस वजह से जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम भी 12 प्रोटॉन है, तो मैग्नीशियम हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में जितने प्रोटॉन रखता है उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी रखता है। तो हमें एटॉमिक नंबर से पता चल सकता है कि कितने हमारे पास प्रोटॉन होने चाहिए और कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस वजह से जितना एटॉमिक नंबर उतनी प्रोटॉन उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से यहाँ पे हम 12 एटॉमिक नंबर के मुताबिक 12 इलेक्ट्रॉन भी ले रहे हैं, हर एक एटम की एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे उतने हम इलेक्ट्रॉन भी ले रहे हैं। तो कैल्शियम की शेल्स में अगर हम देख लें तो 20 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, तो इसके 3 शेल जो है वो आर्गन कोर बनाते हैं, और फाइनल शेल में हमारे पास 4s2 बनाता है। स्ट्रोंशियम में हमारे पास 4 शेल ये है क्रिप्टॉन वाली, और 5th शेल में हमारे पास 5s2 में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी तरह 5th शेल हमारे पास 5 शेल में बेरियम का ज़ीनान कोर आ जाता है, और लास्ट शेल में हमारे पास 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इसी तरह 6th शेल में हमारे पास रेडॉन आ जाता है, और 7s में हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसको हमने यहाँ पे ऑफ द प्रिंसिपल, होम्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बुनियाद पे यहाँ पे इसको अरेंज करना होगा इलेक्ट्रॉन को। सेकंड ए ग्रुप हाईएस्ट सबशेल जो होगा इसमें वो हमारे पास सबशेल एस होगा। मतलब ये अगर आप लोग देख लें तो इनका फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो इसमें एंटर हो रहा है, इसमें वो
2s हो, 3s हो, 4s हो, जो भी s हो, लेकिन s तो है ना, तो इस वजह से हाईएस्ट सबशेल जो इनका होगा वो हमारे पास इस सबशेल है, इस वजह से ये हमारे पास इस ब्लॉक एलिमेंट भी कंसीडर करेंगे हम इनको, और ये इस ब्लॉक एलिमेंट में भी आते हैं। अब इसके बाद इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो इस वजह से हमारे पास इसका मजीद फिर तीसरा हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, इस वजह से यहाँ पे शिफ्ट होकर हमारे पास पी आ जाता है, जिससे हम फिर स्टार्ट देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, और हम पी की जो एलिमेंट है उनके फर्स्ट जो हमारे पास उनका ग्रुप बनता है, जिसको हम ओवरऑल थर्ड ए कहते हैं, उनसे स्टार्ट लेंगे। अब आते हैं वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? असल में जो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ये नेचुरली हमें मिलते हैं, जमीन से हमें नेचुरली मिलते हैं, अर्थ से, तो इस वजह से इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है MgO, CaO, MgOH2, CaOH2, ये जो मिले थे पहले साइंसदानों को, तो वो हमारे पास बेसिक इन नेचर होते थे और वो जमीन से मिलते थे, इस वजह से बेसिक की वजह हमारे पास यहाँ पे अल्कलाइन बनती है, और हमारे पास यहाँ पे ये अर्थ से मिलते थे, अर्थ क्रस्ट से, तो इस वजह से हमारे पास इनको कहा जाता था अल्कलाइन अर्थ। और हम्फ्री डेवी ने इन अल्कलाइन अर्थ मेटल से हमारे पास मेटल आइसोलेट किया था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की वजह से, तो इनसे जो हमारे पास मेटल निकल जाते थे तो वो इन्हीं अल्कलाइन अर्थ सब्सटेंसेस से हमें एक्सट्रैक्ट होते थे, इस वजह से हम इनको फिर नाम दे देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर है हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में हमारे पास ये एक एक्सेप्शन है, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये एक हिस्ट्री के तौर पे आप लोग इसको कवर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम यहाँ पे एटॉमिक साइज पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, लेकिन ये हमारे पास ज्यादातर आयंस बनाते हैं, और मेटल के फॉर्म में हम इनको आयोनिक रेडियस या मेटालिक रेडियस की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इनका जो हमारे पास साइज होता है या रेडियस होता है वो फर्स्ट एक एलिमेंट के साइज से छोटा होता है, क्योंकि हमारे पास जब हम पीरियड में जाते हैं, पीरियड में तो हमारे पास शेल नंबर सेम होते हैं, लेकिन उन पे चार्ज बढ़ जाता है, तो इन पे हमारे पास जो इनर फोर्स होगा इनको अंदर की तरफ खींचना वो कम है, इन पर जो हमारे पास इनर साइड जो फोर्स होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एटम स्मॉल साइज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एक के एलिमेंट होंगे और ये सेकंड एक के एलिमेंट होंगे, जिसकी साइज हमारे पास फर्स्ट के से कम होगी। डाउन द ग्रुप जब हम आते जाएंगे, डाउन द ग्रुप हमारे पास ट्रेंड इंक्रीजिंग होगा, मतलब ये साइज बढ़ेगा जब हम नीचे ग्रुप में आते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट के बाद जब हम नीचे टर्न कर ले, नेक्स्ट एलिमेंट में शिफ्ट हो जाए, तो उसमें एक नया शेल आ जाता है, नए शेल की वजह से हमारे पास उसमें उसकी साइज बढ़ जाती है, 2 शेल, फिर 3 शेल, फिर 4 शेल, इस तरह साइज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो बेरिलियम का सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम का बड़ा, कैल्शियम का उससे भी बड़ा, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास साइज होगा वो बेरिलियम का होगा। बेरिलियम का 112 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का हमारे पास केपी बुक में, मैं केपी बुक और फेडरल बुक दोनों को जो है ना कवर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केपी बुक, इस तरह बलूचिस्तान की जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, पंजाब की जो हमारे पास टेक्स्ट बुक होगी, और हमारे पास सिंध की जो टेक्स्ट बुक होगी, इस तरह साथ में फेडरल, इन सब को जो है ना मैं मिक्स करके यहाँ पे लेक्चर प्रिपेयर करवाऊंगा आपके लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको डिफरेंट बोर्ड वाले बुक से आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो सके। तो फेडरल बुक से, फेडरल में जो है ना इनकी जो हमारे पास वैल्यू है 165 पिकोमीटर है, लेकिन केपी बुक में हमारे पास 150 पिकोमीटर है। कैल्शियम की हमारे पास 197 पिकोमीटर, स्ट्रोंशियम की 215 पिकोमीटर, बेरिलियम की हमारे पास 217 पिकोमीटर। अच्छा, हमेशा के लिए याद रख ले, केटायनिक रेडियस, अगर इनसे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो इनसे केटायन बन जाता है, तो केटायनिक जो रेडियस होगा, मतलब इनसे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो फिर कम इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स होगा, तो ज्यादा फोर्स होने की वजह से इनका साइज छोटा हो जाएगा, तो इस वजह से केटायनिक का जो रेडियस होगा, साइज होगा, वो कम होगा न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस से, जो आम एटम का रेडियस होगा, साइज होगा, उनसे इनका साइज छोटा होगा, इनके केटायन का, मतलब ये इनके केटायन है, केटायन, तो इन सब का साइज इन एटॉमिक रेडियस से इनका साइज छोटा होगा। तो देखते हैं, बेरिलियम का हमारे पास 31 पिकोमीटर है और 45 पिकोमीटर भी है, ये केपी, ये फेडरल में। मैग्नीशियम यहाँ पे 65 केपी और 72 पिकोमीटर फेडरल में। कैल्शियम का दोनों में सेम है 100 पिकोमीटर। स्ट्रोंशियम आयन के बारे में बता रहा हूं, ये +2 चार्ज जब इन पे आ जाए, दो इलेक्ट्रॉन जब इनसे लूज हो जाए, केटायनिक फॉर्म, डाई केटायनिक फॉर्म। स्ट्रोंशियम का 113 पिकोमीटर केपी और 118 फेडरल, और बेरियम का हमारे पास 135 पेकोमीटर, दोनों में सेम है, केपी और फेडरल में पेकोमीटर में इनका जो है ना यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू दी गई है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना दे तो इस तरह पे एलिमेंट है और उस तरह पे हमारे पास रेडियस है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में, ये हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ग्रुप में है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो रेडियस होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास शेल्स की तादाद हमारे पास बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को ऑलरेडी हमने इनका एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए किसी भी एटम से जितनी एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बनिस्बत फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप इज स्मॉलर देन या लेस देन सेकंड ए ग्रुप, और हमारे पास इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा इस वजह से क्योंकि इनका साइज छोटा होता है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के एटम से, और इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि इनके न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है।
साइज यहाँ हमारे पास डिक्रीज हो जाता है सेकंड ए ग्रुप में, और न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, इनकी हमारे पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो रह जाता है, अब उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमेशा के लिए याद रखिए, जब एक न्यूट्रल एटम होता है, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक मैग्नीशियम का एटम है, इसको जब हम यहां पे देख ले तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन फिर तीसरे शेल में। इस तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाए तो हमारे पास मैग्नीशियम से Mg+1 बन जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, पहले तो दोनों बराबर होते थे ना। अब एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है, इस पे हमारे पास +1 चार्ज होगा इस पे, और इसमें मजीद एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है वैलेंस शेल में, क्योंकि ये अभी भी अनस्टेबल है, इसने ऑक्टेट गेन नहीं किया। अब इसको हम मजीद एनर्जी देंगे, जब यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो इसको एनर्जी देते देते ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी गेन करके इस शेल से निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए स्टार्ट से हमने जितनी एनर्जी शुरू की थी तब तक ये एनर्जी हम काउंट करेंगे जब तक ये इलेक्ट्रॉन निकल ना जाए इस एटम से। तो ये एनर्जी इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी होगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इस एटम का जो साइज होगा, ये न्यूट्रल एटम है, इसका साइज बड़ा होता है, इसके न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इससे फिर हमारे पास ये जब एटम बन जाए इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। पॉजिटिव एटम का, केटाइन का, न्यूट्रल एटम के साइज के एटम से उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि उस पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ आसानी से खींच पाता है। तो जब ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आते हैं तो इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी हम देंगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमारे पास हाई होगी। First electron remove easily, second electron require high energy to remove it due to smaller size, क्योंकि इसका साइज स्मॉल हो जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन निकालना वहां पे उससे मुश्किल हो जाता है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब ट्रेंड के बारे में है कि जब हम नीचे आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो हमारे पास शेल्स बढ़ते हैं। जब शेल्स बढ़ते हैं साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ता है तो वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होता है। कम एनर्जी पे भी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस एटम से बाहर निकल सकता है, तो उसको कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आती हुई डिक्रीज होगी। बेरिलियम की 900 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम की हमारे पास 738 किलो जूल पर मोल, कैल्शियम की हमारे पास 590 किलो जूल पर मोल, स्ट्रोंशियम 549 किलो जूल पर मोल, और बेरिलियम की हमारे पास 509 केपी बुक में और 503 फेडरल बुक में हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम को 509 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ किलो जूल पर मोल, मतलब ये कि अगर हम 1 मोल मैग्नीशियम या जो भी हम यहाँ पे एटम लेंगे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मैग्नीशियम एटम अगर हम लेंगे, मैग्नीशियम एटम, तो उनसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला हर एक जितने भी ये एटम मैंने लिए है उनसे हर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब ये कि इतने मैग्नीशियम एटम से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हम किलो जूल में काउंट करते हैं, और ये हमारे पास ये गिवन वैल्यू है। ये इसी तरह जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यहाँ पे, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मैग्नीशियम से एवोगैड्रो नंबर ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो उनके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो किलो जूल होती है, और ये हमारे पास ये नीचे मैंने दी है। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। जब इनसे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इनसे केटाइन बन जाता है, मोनोकेटाइन आयन, फिर उनसे मजीद इलेक्ट्रॉन निकालना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बेरिलियम की हमारे पास फिर 1757 हो जाती है, मैग्नीशियम 1451 किलो जूल पर मोल, कैल्शियम 1145, स्ट्रोंशियम 1064 हो जाती है, और बेरियम हमारे पास 965 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर करता है ताकि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल सके। जो हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो हमारे पास है डिक्रीजिंग है हमारे पास, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आती हुई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, जैसे हम नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, आयनाइजेशन एनर्जी जब हम नीचे देखेंगे ना तो बेरियम की हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी वो कम है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम से। रेडियम, यहाँ पे हमारे पास रेडियम भी है ना, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से हम उनकी रिएक्टिविटी और ज्यादातर हम उनके साथ उनको डील नहीं करते। इस वजह से बुक में भी और डिफरेंट हमारे पास जो नोट्स होते हैं या जो लिटरेचर होता है उनमें हमारे पास रेडियम को इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैं ये पॉइंट यहाँ पे आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं ये वैल्यू स्टिक कर दूं, क्योंकि फेडरल में यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है। तो रेडियम की हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी क्योंकि इसका साइज बड़ा है बेरियम के साइज से, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी रेडियम की ज्यादा है। ये वजह क्या है? असल में यहां पे जो मेन रीजन है ये क्वांटम मैकेनिक का एक रीजन है।
और इसको हम अगर कह लें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। हमारे पास आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी स्मॉल पार्टिकल बहुत तेजी से हरकत करते हैं तो ये इतनी तेजी से हरकत करना शुरू कर देते हैं जब इनकी साइज बहुत स्मॉल होती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक हो जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक हो जाते हैं। तो हमारे पास रेडियम में 7s इलेक्ट्रॉन है, 7s। यहां पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, रेडियम हमारे पास रेडॉन 7s2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोशन में जो 7s के 2 इलेक्ट्रॉन है ये काफी दूर है न्यूक्लियस से और ये काफी हाई स्पीड से मोशन करते हैं। जितनी ज्यादा ये हाई स्पीड से मोशन करेंगे तो ये नियरली स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी मास डायलेट हो जाती है, मास डायलेशन, इनकी मास डायलेशन होती है, मास डायलेशन। तो मास डायलेशन जब हो जाती है तो हमारे पास जो डिब्रोगली वेवलेंथ है इनकी 7s की, जो हमारे पास डिब्रोगली वेवलेंथ है वो सुकड़ जाती है, कम हो जाती है। जब वो वेवलेंथ कम हो जाती है, इनकी मास बढ़ जाती है, तो हमारे पास जो 7s का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इनकी कंट्रैक्शन हो जाती है 7s की, फिर हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इस 7s के इलेक्ट्रॉन को निकालना हाई एनर्जी रिक्वायर करता है बनिस्बत बेरियम के, क्योंकि बेरियम में हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मोशन है वो कम है बनिस्बत रेडियम के। हालांकि बेरियम में हम रिलेटिविस्टिक जो हमारे पास इफेक्ट है उसको इग्नोर भी करते हैं, इसमें है ही नहीं इसमें इतना जितना हमारे पास रेडियम में है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मोशन या रिलेटिविस्टिक इफेक्ट असल में उन एलिमेंट में देखा गया है जिनकी हमारे पास हाई न्यूक्लियर चार्ज होती है, जिसकी हमारे पास साइज बहुत बड़ी होती है और इलेक्ट्रॉन काफी हाई स्पीड से मूवमेंट करते हैं, नियर स्पीड ऑफ लाइट से मूवमेंट करते हैं। तो इस वजह से वहां पे हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आता है, हमारे पास मास डायलेट हो जाता है, डिब्रोगली वेवलेंथ सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है और उस वजह से उस पे हमारे पास न्यूक्लियर होल्ड बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो, और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो था हमारे पास एक एक्सेप्शन। अब एक मिसाल के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इग्निशन को हीट दे दें तो इससे 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी पे पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब हम इसको मजीद हीट दे दें Mg+1 को तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, तो वो उससे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा, तो उसको हम 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे। मतलब ये कि इसका हम डबल एनर्जी देंगे, डबल। लेकिन जब हम यहां पे देख लें तो Mg+2 जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है नोबल गैसेस की, तो हमारे पास ये स्टेबल हो जाता है, स्टेबल। Mg+2 स्टेबल है। अब इस स्टेबल को एनर्जी देना और इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना ये काफी मुश्किल है, इन इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल है, इस वजह से ये काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करेगा। अब इस कोर से, नियॉन कोर से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल है, इस वजह से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना और इस पे +3 चार्ज लाना हमारे लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा, और वो है 7733 किलो जूल पर मोल एनर्जी। फिर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जो नियॉन कोर है वो तो डिस्टर्ब हो गया है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, लेकिन उतनी एनर्जी पेयर नहीं होगी जितनी हमारे पास नियॉन कोर को बिगाड़ने में हमारे पास एनर्जी की गैप आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको मजीद एनर्जी देंगे और हमारे पास 10542 किलो जूल पर एनर्जी रिक्वायर करेगा। तो मतलब ये कि जितनी जितने हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतनी हमारे पास एटम की साइज कम होती जाएगी और उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो हमारे पास 6 गुना 7 गुना हमारे पास एनर्जी में हमारे पास डिफरेंस आएगा। तो ये है हमारे पास एक एक्सेप्शन सा हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि किस तरह हम जो है ना अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करेंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर करेगा। हालांकि बुक्स में जो है यहाँ तक सिर्फ डिस्कस हुआ है, तो मैं चाहता था कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पहले हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे चार्ज भी खत्म हो रहा है इसमें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं पुलिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। जितना एटम कम होगा साइज में उसकी सलाहियत ज्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले। तो फर्स्ट एक ग्रुप बड़े हैं, सेकंड एक ग्रुप के साइज एटम की साइज छोटे है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी फर्स्ट एक ग्रुप के इनमें से। इनका साइज कम और हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZEFF आप लोग देखोगे इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बड़ा होता है और साइज हमारे पास कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पुल करना इनके लिए आसान होता है सेकंड के लिए। डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सॉरी यहाँ पे मैंने इंक्रीज लिखा है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी आपको पता है?